बांग्लादेश की हालत बिगड़ते जा रहे हैं। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने के पिछले 30 घंटों में हालत बेकाबू हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घर दुकानों में आग लगाई जा रही है। यहाँ तक बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिर भी अब हिंसा का शिकार हो गए हैं। बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में भी आग लगा दी गई है, तो कई जगहों पर हिंदू समुदाय अब हमले की खबरें सामने आई हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की जेलों में 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। इनमें से 20 खतरनाक आतंकवादी भी शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता खालिदा जिया जेल से रिहा कर दिया गया है उनको। खालिदा की पार्टी बीएनपी ने प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन किया। तीनों सेनाओं के मुखिया से बैठक के बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बांग्लादेश में जल्द ही अंतरिम सरकार बन सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस बनेंगे। वहीं बांग्लादेश की सेना में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। मेजर जनरल जिया उल हसन को सेवा मुक्त कर दिया गया, जबकि विदेश मंत्रालय में अब कोऑर्डिनेशन लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम करेंगे। हालत यह है कि बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं बांग्लादेश पुलिस एसोसिएशन हड़ताल पर है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ दिनों तक भारत में ही रह सकती हैं। उनकी ब्रिटेन में पनाह मिलने की उम्मीद टूटती रही है। वहीं भी सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन पहुंचने पर उनके खिलाफ बांग्लादेश के प्रदर्शन के चलते कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिका ने शेख वीजा रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ भारत ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की हालत को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जानकारी दी है। एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, जो चिंता की बात है। लेकिन ताजा जानकारी ये पता चल रही है कि शेख हसीना जो कि हिंदुस्तान में मौजूद हैं, अब वो यूरोप जाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ बयान हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हें सुनिए। On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. बांग्लादेश के बदलाव भारत को चिंतित करने वाले हैं। यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी समृद्ध है, लेकिन उनके विरुद्ध जिस तरह से विद्रोह हुआ है और जिन ताकतों के हाथ में सत्ता ही है, वो खतरनाक लोग हैं। सर, इसमें ऑपोजिशन द्वारा भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष के सवाल बेमतलब बेनतीजा हैं। भारत की जो समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान इनसे भिन्न है। मीडिया के माध्यम से इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आज आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे बुलाई, बांग्लादेश की परिस्थितियों पे बुलाई, उसमें आपने आम आदमी पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है उसको आपने नहीं बुलाया। 3 सांसद हमारे लोकसभा में हैं, 10 सांसद राज्यसभा में हैं, आपने हमको नहीं बुलाया। ये क्या प्रधानमंत्री जी के पसंद और नापसंद पे तय होगा कि कौन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर होने वाली बैठकों में आएगा, कौन नहीं आएगा? या क्या सरकार के मंशा पर तय होगा, जिसको वो पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं कि वो आएगा ऐसे मसलों पर या नहीं आएगा? तो ये सवाल है। मैं समझता हूं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी वहां पर जाते तो कुछ सार्थक सुझाव देते सरकार को, लेकिन ये ठीक नहीं किया। ये गलत परंपरा की शुरुआत आज भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने की है। मैंने पहले भी कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे
वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। कुल मिलाकर विपक्ष ने एक संकेत दिया है कि वो सरकार के साथ है और सरकार निश्चित तौर पर बेहतर कोई ना कोई उपाय ढूंढ रही होगी और इन सब मामलों पर नजर भी बनाए रख रही है। इसी मुद्दे को लेकर बहुत सारे सवाल लेकर अपने सर्वे में हम जनता के बीच गए। हमने लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है और जो सवाल पूछे सर्वे के, उसका पहला सवाल जो हमने पूछा वो आपके सामने है। बांग्लादेश में हिंसा और हंगामे के बीच हिंदू अल्पसंख्यक आबादी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? 8% लोगों ने कहा टारगेटेड अटैक, 13% लोगों ने कहा उनके साथ लूटपाट और हिंसा हो सकती है, 34% लोगों ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार की खबर आ सकती है और ये घटना घट सकती है, 42% लोगों ने कहा कि पलायन का खतरा हो सकता है और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, चर्चा कर समझने की कोशिश करेंगे और पूर्व राजनयिक प्रदीप कपूर हमारे साथ होंगे, अश्वनी मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, इसके साथ साथ यतिमा चेतनानंद सरस्वती जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं प्रदीप कपूर के साथ चलूँगा। कपूर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि बड़ा संवेदनशील मामला है। बांग्लादेश स्वाभाविक तौर पर भारत का पड़ोसी है और बहुत सारी चीज़ें, कई सारी रीत नीत हैं, दोनों का आचार विचार है, काफ़ी हद तक मिलता है। बांग्लादेश कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है और ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आवागमन भी वहाँ पर है और कई सारी परिस्थितियाँ भी मैटर करती हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है वो भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, भारत को कितना चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और बांग्लादेश में जो हो रहा है क्या उसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ भी है क्या? जो स्थिति इस समय पे बनी हुई है बांग्लादेश में बहुत ही गंभीर है। तो खतरा भारत को बहुत अधिक है और जब तक ये स्थिति कंट्रोल में नहीं आती, नियंत्रण में नहीं आती, तो खतरा भारत के लिए बना रहेगा। तो भारत को ये देखना है कि इस खतरे का कैसे मुकाबला करना है, कैसे उसको संभालना है, क्योंकि जो बाहर की शक्तियां हैं, जैसे आपने कहा मोनू जी, इसमें जो मेन बाहर की शक्तियां इन्वॉल्व हैं वो बहुत पावरफुल भी हैं और बहुत इंटरेस्टेड भी हैं और बहुत इन्वेस्टेड भी हैं। तो पैसा के साथ भी सपोर्ट कर रही हैं और हर तरीके से सपोर्ट कर रही हैं और एक नैरेटिव बिल्डअप होते जा रहा है। तो उसमें जो दिखाई दे रहा है वो तो अलग बात है। जो आरक्षण के ऊपर लड़ाई जंग चल रही थी उधर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के साथ और बाकी प्रोटेस्टर्स के साथ सरकार की, वो तो एक मामला था जो सुलझाया जा सकता था, बट उसको आग लगाना, उसको क्रिएट करना इनटू अ वेरी बिग इशू, बहुत बड़ा इशू बनाना उसको, और उसको फिर एकदम इस हद तक ले आना कि एक सरकार जो वहाँ पर अच्छे तरीके से अपने पूरे देश को चला रही थी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा था, लोगों को भंग हो गया इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम, वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो इसमें कौन सी शक्तियां शामिल हैं? जो भी शक्तियां शामिल हैं उनमें से एक तो रिलीजन की शक्तियां शामिल हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इवेंजेलिकल्स हैं, जो एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं साउथ ऑफ बांग्लादेश को लेके। हमारे जो मणिपुर और जो आसपास के इलाके हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस हैं काफ़ी सारे, और म्यांमार के क्रिश्चियंस को लेके एक पूरी क्रिश्चियन कंट्री क्रिएट करना चाहते हैं। फिर जो चाइना है वो अपने तरफ से कुछ कार्व आउट करना चाहती है एरियाज जो चाइना को सपोर्ट करे एज लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट कंट्री और एलिमेंट्स। फिर जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनका अक्रॉस बॉर्डर अब अलायंस होगा और वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अपना जो फुटप्रिंट है वो पूरे एरिया में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो होगी तीन बहुत ज़बरदस्त शक्तियाँ जो इस समय पे खेल कर रही हैं, वहाँ पर खिलवाड़ कर रही हैं, और भारत के लिए भी वो तीनों शक्तियाँ से बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके साथ ऊपर अगर आप मिला लें जो वोक एलिमेंट है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, एज लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट कंट्री और एलिमेंट्स, फिर जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, उनका अक्रॉस बॉर्डर अब अलायंस होगा और वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अपना जो फुटप्रिंट है वो पूरे एरिया में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो होगी तीन बहुत ज़बरदस्त शक्तियाँ जो इस समय पे खेल कर रही हैं, वहाँ पर खिलवाड़ कर रही हैं, और भारत के लिए भी वो तीनों शक्तियाँ से बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके साथ ऊपर अगर आप मिला लें जो
जो बहुत ज़्यादा लिबरल टाइप एलिमेंट है, जो लेफ्टिस्ट एलिमेंट है, और जो जॉर्ज सोरोस टाइप फंडिंग जिनको मिले, तो फंडिंग लेके लोगों को सड़कों पे उतरना और ऐसे प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना बहुत आसान हो जाता है। तो वाकई ये भारत तमाम में भी सारी फिर परिस्थितियां कोई जिनका ऐसा जिक्र आप लेके- कर रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सर्वे का सवाल था कि भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदू आबादी की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। 47% लोगों ने कहा कि हिंदू परिवारों को पूरी मदद मिलनी चाहिए। 29% लोगों ने कहा बांग्लादेशी सेना से बातचीत करनी चाहिए। 7% ने कहा पीस कीपिंग टुकड़ी भेजना चाहिए भारत की ओर से, और 14% लोगों ने कहा कि यूएन पर दखल का दबाव बनाना चाहिए। 3% लोग इनमें से किसी भी विकल्प का जिक्र नहीं करना चाहते थे। चर्चा करेंगे, कई सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, चेतनानंद सरस्वती जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। हिंदुओं को लेकर भारत हमेशा एक संकेत देता रहा है। देश में बहुत सारी चीज़ें, नज़ीरें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर भारत के हिंदू खतरे में हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू खतरे में हैं, तो संकेत भारत की ओर से क्या जाना चाहिए? हालांकि जो लोगों की राय वो आपके सामने, लेकिन आप क्या मानती हैं? देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एक संदेश जाना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब सीए आया था, वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, अभी जो पूर्व एम्बेसडर प्रदीप कपूर जी बोल रहे थे, वो उन सारी ताकतों ने भारत को डिसेबल करने का प्रयास किया था। और भारत की तरफ से अगर आज मजबूत संदेश नहीं जाता, जिसका कि हमें तो ये उम्मीद है कि हमारे विदेश मंत्री बहुत सशक्त और समर्थ है, वो एक बहुत मजबूत संदेश देंगे और वहाँ जो हिंदू हैं उनको मदद होगी। लेकिन जो दृश्य कल से आने शुरू हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके विजुअल्स अपलोड किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और बाकायदा कहा जा रहा है कि अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब बहुत दुखद है और शर्मनाक है। ऐसे में भारत को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। उसका कारण ये है कि अगर आज भारत ये जो सारा आंदोलन है, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट तो सामने से दिखाई देता है, लेकिन बेसिकली स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट ये नहीं है। ये इस्लामिक जिहादियों की, कट्टरपंथियों की एक ताकत है जिसने बांग्लादेश को अस्थिर किया और अस्थिर करके वहां की सरकार को गिराने का काम किया है। और इसके टारगेट पे अब कल जिस समय से सेना के कमांड में बांग्लादेश आया है, उसी समय से जेनोसाइड हिंदुओं का शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि अभी होने वाला है, ये कल से प्रारंभ हो चुका है और हिंदू बहुत दयनीय अवस्था में वहां पर है। तो मुझे लगता है कि भारत की सरकार को इसमें 100% बहुत स्ट्रांगली इंटरवीन करना चाहिए और भारत की सरकार कर भी रही होगी, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में इस बात का जिक्र भी किया है कि हिंदुओं की हमको चिंता है, वहाँ रह रहे हिंदुओं की चिंता है। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा, वो सवाल था कि क्या बांग्लादेश में सताए जा रहे हिंदू परिवारों के लिए भारत को बॉर्डर खोल देना चाहिए। 52% लोगों ने कहा हिंदू परिवारों को शरण देनी चाहिए भारत को। 10% लोगों ने कहा हिंदू परिवारों को शरण नहीं दे भारत। 6% लोगों ने कहा सभी के लिए बॉर्डर खोले जाएं, और 30% ने कहा बॉर्डर पर शरणार्थी कैंप बनाए जाएं और जब तक वहां पर हालत सामान्य ना हो तो उन्हें रखा जाए। 2% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। अश्वनी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्वनी, आप क्या मानते हैं? जी, सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वो सन्तु निरामया, ये हमारी मूल विचारधारा रही है हिंदुस्तान की, जहां हम ये कोशिश करते हैं कि हर कोई सुखी रहे, हर कोई समृद्ध रहे और हम अपना जीवन यापन करें। ये भी हमारा मानना है कि अगर पड़ोसी में कहीं आग लगी हो तो बहुत लाइकली है कि वो आग आपके यहाँ पहुँच जाएगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो ऐतराज है पूरे नरेटिव में, जो सो कॉल्ड डिस्कशन हो रहा है, कि आप इसको हिंदू मुस्लिम न करके देख करके आप ये देखें कि आपका एक पड़ोसी देश चल रहा है और उस पड़ोसी देश में लगी हुई आग आपके देश में भी पहुंचेगी। तो भले ही वहां अगर हिंदू ना भी हो तो भी आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। जैसे 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्पाइन दिखाते हुए एक ऐसा एक्शन लिया था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश को स्टेबलाइज किया था। अभी भी बांग्लादेश कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनस्टेबल पोजीशन में पहुंच चुका है, चाहे उसके पीछे रेडिकल्स हो, चाहे उसके पीछे चाइना हो, चाहे उसके पीछे कोई भी हो।
हिंदुस्तान को चाहिए कि अगर आप अपने देश में पीस चाहते हैं तो आपको उसमें वहां पर एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ फाइन दिखानी पड़ेगी और आपको वहां पर एक्शन लेना पड़ेगा। मैं हालांकि इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़कर नहीं देखना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि वहां पर हिंदुओं के साथ और माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हों जो वहां पर सताए जा रहे हों, प्रॉब्लम में हों। तो मुझे लगता है कि आपको उसको एक पड़ोसी के हाथ नाते एक इंट्रोस्पेक्शन तरीके से देखना चाहिए और इस मसले को ऐसे हल करना चाहिए कि जैसे एक समृद्ध पड़ोसी हल करता है। इसको अगर आप बार बार हिंदू मुस्लिम करेंगे और आप पॉलिटिकल एंगल देंगे हिंदुस्तान में जो पॉलिटिक्स चलती है हिंदू मुस्लिम की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक सिस्टम है, एक जो पूरा प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको हम जब पड़ोसी समृद्ध राष्ट्र तरीके से देखें और देखें अगर हमारा पड़ोस जल रहा है तो कहीं ना कहीं आग हम तक पहुंच सकती है। जो लोग जिनको हम वहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, इवन मुस्लिम भी हो, मुझे लगता है कि अगर वो कहीं ना कहीं सताए जा रहे हैं तो सबको हमको मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि अभी जो मनोज झा बोल रहे थे उनकी बाइट को तैयार रखें, क्योंकि मैं प्रदीप कपूर साहब को सुनवाना चाहता हूं। उसके पहले सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सर्वे का सवाल था कि बांग्लादेश में हिंसा और हंगामे के पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? 32% लोगों ने कहा चीन की साजिश, 24% लोगों ने कहा आईएसआई की करतूत, 20% लोग आरक्षण विरोधी आंदोलन का जिक्र कर रहे थे और 13% लोग शेख हसीना का अड़ियल रुख की बात कर रहे थे। 2% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहने की बात कर रहे थे। अब हमने अभी मनोज झा को सुना। एक बार कपूर साहब मैं भी कहूँगा और अश्वनी जी आपसे भी कहूँगा कि मनोज झा ने जो आज बोला, सर्वदलीय बैठक हुई थी उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसे एक बार गौर से सुनते हैं। बताइए, सुनाइए मनोज झा की बात। मैंने पहले भी कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण, ऐसा नहीं है। ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। प्रदीप कपूर साहब, आप समझे उनका ये कहना है कि सिर्फ आरक्षण कारण नहीं था, बहुत सारी चीजें थी। उनके इशारे को आप समझ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। और ये टूल किट डेवलप हो चुका है, कैसे अनस्टेबल करना है पूरे देश को। और ये टूल किट भारत में भी उनको इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं होगा। और जब सारी शक्तियां एक साथ मिलके ऐसा कार्य करने की कोशिश करती हैं तो फिर वो बहुत जल्दी सफलता में बदल जाता है। तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा जोश चाहिए, बहुत ज़्यादा दम चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि पैसा भी बहुत आता है। अब ये नहीं है कि जो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स हैं, जो कन्वर्शन चाहते हैं और जो क्रिश्चियन देश चाहते हैं, वो चीन के साथ मिलके काम करेंगे। उनको खाली ये देखना है कि हम जो हुकूमत है, जो रेजीम है, उसको कैसे गिरा सकें ताकि इंस्टेबिलिटी हो, ताकि एक क्रिश्चियन देश क्रिएट किया जाए। तो चीन भी यही चाहता है कि अगर वो रेजीम नहीं मान रहा है, जैसे शेख हसीना जी गए थे चीन में और वहाँ पर उनकी बातचीत कुछ अच्छी नहीं हुई तो जल्दी वापस भी आ गए वहाँ से, तो चीन को भी अच्छा नहीं लगा। तो वो भी चाहेगा कि ये हुकूमत को कैसे गिराएं और अपना वहाँ पर पैंतरा भारी करें। तो जो टेररिस्ट हैं, जो आईएसआई के फंडिंग से हैं, जो पाकिस्तान के जिहादी हैं, जो वो यहाँ पर जिहादी हैं बांग्लादेश में, अगर कॉलेज के बच्चे फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें रजाकार, हम सब रजाकार हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला है भारत के लिए। ये बहुत गंभीर मामला है भारत के लिए भी। और अश्वनी मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी साहब, अगर मनोज झा की बातों को गंभीरता से समझें तो उन्होंने एक संकेत दे दिया। उन्होंने संकेत दिया कि साहब
ये आरक्षण का मसला नहीं था, बहुत सारी चीजें थी, कई लेयर में वहां पर चीजें घट रही थी। डेमोक्रेसी के बहुत सारे एस्पिरेशन भी थे, उनकी बातों को समझिए, वो जो कहना चाह रहे थे वो आप समझ रहे होंगे वो क्या कहना चाह रहे थे। और कुल मिलाकर वो एक संकेत ये भी देना चाह रहे थे कि सरकारों को बहुत ज्यादा कट्टर नहीं होने चाहिए, सरकारों को बहुत ज्यादा धर्म के आधार पर नहीं चलना चाहिए। उनका इशारा समझ रहे हैं ना आप? जी, अगर आप देखें बांग्लादेश में भी देखें, शेख हसीना वहां 20 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी होगी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, एस्पायरिंग पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, पॉलिटिक्स को एस्पायर करती होंगी। तो कहीं ना कहीं जो कूप हुआ है, मुझे लगता है वो एक कंट्रोवर्सी है, और वहां पर एक तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से कूप किया गया है। मेरा बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस पर भारत का रिएक्शन क्या होना चाहिए, वो मेन विषय है। वहां से अगर आप हिंदुओं को निकाल भी लाते हैं तो क्या मसला शांत हो जाएगा? ये सही नहीं है। हमको बांग्लादेश में हालत पे कंट्रोल करना जरूरी है, ना कि वहां पर सिर्फ हिंदुओं को निकालने के सोचने के बारे में। अगर हम वो नहीं कर पाए तो हम एक ईस्ट पाकिस्तान खड़ा कर देंगे, और हिंदुस्तान के लिए ये दोनों तरफ से एक खतरा जैसा बिल्ड हो जाएगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को और हमारी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि पाकिस्तान में कैसे न कैसे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की जाए, और कैसे उस पर एक डेमोक्रेटिक तरीके से कंट्रोल किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय। सर्वे का 5वां सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि शेख हसीना के सत्ता से हटने का भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। 40% लोगों ने कहा रिश्ते खराब होंगे, 21% लोगों ने कहा रिश्तों पर असर नहीं होगा, 24% लोग कह रहे थे कि पाक चीन का दखल बढ़ेगा, और 9% लोग ये कह रहे थे कि कह नहीं सकते। कपूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उसके बाद मैं धर्मगुरु के पास आऊँगा। कपूर साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप अपने भारत के चारों तरफ पड़ोसियों को देखें तो आपके सारे पड़ोसी चीन के साथ गलवैयां डाले बैठे हुए हैं। आप पाकिस्तान की बात कर लें, आप म्यांमार की बात कर लें, आप श्रीलंका की बात कर लें, आप नेपाल की बात कर लें। अब जो बांग्लादेश में सरकार बन रही है वो भी सेना की सरकार बनेगी, और आपको पता है कि वो भी चीन के इशारे पर किस तरीके से काम करेगी। क्या चीन कोई रणनीति बना रहा है? क्या चीन भारत को रणनीति बना रहा है घेरने की, और वो भारत के पड़ोसियों के साथ ही घेरना चाहता है, और इन सब देशों के पीछे चीन खड़ा हुआ है? तो रणनीति तो बना रहा है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं, और आपने सारे देश की गिनती भी कर दी है। उसमें मालदीव्स भी अब शामिल हो गया है चीन के साथ, तो और भी ज़्यादा खतरा हो गया हर तरफ से। तो इसमें जो बांग्लादेश का अभी फ्यूचर रहेगा उसमें भारत को कैसे संभालना है ताकि वो बिल्कुल पलट के एकदम एंटी इंडिया कंट्री ना हो जाए। अभी इस समय पे जो हालात हैं उस हिसाब से तो उस डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसको कैसे स्टॉप करना है, वहाँ पर जो रीजनेबल एलिमेंट्स हैं उनको कैसे सपोर्ट करना है ताकि थोड़ा सा बैलेंस रहे, थोड़ा सा कपूर साहब, एक सवाल, चूंकि आप डिप्लोमेट रहे हैं, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे कि शेख हसीना भारत में, भारत ने उनको शरण दी है, वो संकट में स्वाभाविक तौर पर, क्या इसका भी असर कुछ रिश्तों पर पड़ सकता है आने वाली सरकार के? पड़ेगा जरूर, क्योंकि जो जिसको एक्सप्लॉइट करना है, जिसको कहना है कि भारत हमारे सारे इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है, तो वो तो इसको भी एग्जाम्पल लेके बोलेंगे कि देखिए शेख हसीना भी भारत में है, तो उसका भी असर तो पड़ेगा। बट भारत को तो अपनी तरफ से मजबूत रहना है, और सारा जो असलियत है सिचुएशन का उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है कि कहाँ से फंडिंग आ रही है। चीन से आ रही है, जॉर्ज सोरोस से आ रही है, क्रिश्चियन ग्रुप से आ रही है, टेररिस्ट से आ रही है, ISI से आ रही है, कहाँ से आ रही है। और एक जो चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। चेतनानंद जी, हिंदुओं की चिंता कैसे की जाए? आप सवाल दोहराइए प्लीज। हिंदुओं की चिंता अब कैसे की जाए? सरकार तो कर ही रही है। नहीं, देखिए, उनको निकालना तो होगा ही, सरकार को मदद तो करनी ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो कुछ घटित हुआ है, और शेख हसीना जी यहाँ पर हैं, निश्चित रूप से अब हम वहाँ ये उम्मीद नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी डेवलप होगी, क्योंकि जो मूवमेंट वहाँ खड़ा किया गया उसके पीछे जमाते इस्लामी लगातार प्रवोक कर रहा था, और सारा मूवमेंट वही खड़ा किया था। सभी तो पूरा ही संकट जमातों का ही तो है, चाहे वो जमात इधर की हो, जमात उधर की हो, एक बार जमातों का संकट है। और जमातों नहीं, मतलब अगर देखे किसी देश में अगर जमातों के हिस्से में या जमातों के हाथ में सब कुछ आ जाए तो वहां पर देखिए क्या होता है। पाकिस्तान में देखिए, बांग्लादेश में देखिए,
श्रीलंका में देखिए, देखिए, बहुत सारे वही- देश वही- इसकी वही नज़ीर बिल्कुल हैं मैं- जो वही साफ मैं तौर पर आपको दिखाई बता दे रही रहे हैं। थी बहरहाल वहाँ- समय की कमी है, लेकिन आपका हाँ, शुक्रिया मैं भारत- करना चाहता हूँ और हम आगे बढ़ेंगे, सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ।